राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। देश में कोरोना टीकाकरण के दूसरे चरण के दौरान कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। आपको बता दें कि बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमें पहले से ज्यादा सतर्क रहने के साथ ही टेस्टिंग को भी बढ़ाने की जरूरत है। हमारे पास वैक्सीन आ गई है, लेकिन मास्क सहित कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करना होगा। अगर हम महामारी को नहीं रोकते हैं तो ये एक राष्ट्रीय प्रकोप जैसी स्थिति पैदा कर सकती है। हमें जल्द से जल्द कोरोना वायरस की दूसरी लहर को रोकना चाहिए। इसके लिए हमें तेजी से निर्णायक कदम उठाने की जरूरत है। कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को अब 1 साल से ज्यादा हो रहा है। इस दौरान भारत के लोगों ने कोरोना का जिस तरह मुकाबला किया है, उसका दुनिया में उदाहरण के रूप में चर्चा हो रही है। लोग उसको उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। आज भारत में 96% से ज्यादा केसेस रिकवर हो चुके हैं। फैटेलिटी रेट में भी भारत दुनिया के उन देशों की लिस्ट में है जहां ये रेट सबसे कम है। हमारे देश में भी कुछ राज्यों में केसेस कम होने के बाद अचानक से वृद्धि होने लगी है। आप सभी इन पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ राज्यों का उल्लेख हुआ है, जैसे महाराष्ट्र है, पंजाब है। आप मुख्यमंत्रियों ने भी चिंता व्यक्त की है, सिर्फ मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है। और विशेष चिंता की आप कर भी रहे हैं और करने की जरूरत भी है। हम ये भी देख रहे हैं कि महाराष्ट्र और एमपी में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट बहुत ज्यादा है और केसों की संख्या भी बढ़ रही है, बहुत आ रहे हैं। इस बारे में कई ऐसे इलाकों, ऐसे जिलों में भी ये वृद्धि देखने को मिल रही है जो अभी तक खुद को बचाए हुए थे, सेफ जोन थे एक प्रकार से। अब वहां पर हमें कुछ चीजें नजर आ रही हैं। देश के 70 जिलों में तो पिछले कुछ हफ्तों में यह वृद्धि 150% से भी ज्यादा है, 150% से ज्यादा। अगर हम इस बढ़ती हुई महामारी को यही नहीं रोकेंगे तो देशव्यापी आउटब्रेक की स्थिति बन सकती है। हमें कोरोना की उस उभरती हुई सेकंड पीक को तुरंत रोकना ही होगा और इसके लिए हमें क्विक और डिसाइसिव कदम उठाने होंगे। कई जगह देखने को मिल रहा है कि मास्क को लेकर अब स्थानीय प्रशासन द्वारा भी उतनी गंभीरता नहीं दिखाई जा रही। मेरा आग्रह है कि स्थानीय स्तर पर गवर्नेंस को लेकर जो भी दिक्कत है उनकी पड़ताल, उनकी समीक्षा की जानी और उन दिक्कतों को सुलझाया जाना, ये मैं समझता हूं वर्तमान में बहुत आवश्यक है। ये मंथन का विषय है कि आखिर कुछ क्षेत्रों में ही टेस्टिंग कम क्यों हो रही है, क्यों ऐसे ही क्षेत्रों में टीकाकरण भी कम हो रहा है। मैं समझता हूं कि ये गुड गवर्नेंस की परीक्षा का भी समय है। कोरोना की लड़ाई में हम आज जहां तक पहुंचे हैं उसमें और उससे जो आत्मविश्वास आया है, ये आत्मविश्वास, हमारा कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं हो जाना चाहिए। हमारी ये सफलता लापरवाही में भी नहीं बदलनी चाहिए। हमें जनता को पैनिक मोड में भी नहीं लाना है। एक भय का साम्राज्य फैल जाए, ये भी स्थिति नहीं लानी है। और कुछ सावधानियां बरत करके, कुछ इनिशिएटिव लेकर के हमें जनता को परेशानी से मुक्ति भी दिलानी है। अपने प्रयासों में हमें अपने पुराने अनुभवों को
शामिल करके रणनीति बनानी होगी। हर राज्य के अपने अपने प्रयोग हैं, अच्छे इनिशिएटिव हैं। कई राज्य दूसरे राज्यों से नए नए प्रयोग सीख भी रहे हैं, लेकिन अब एक साल में हमारी गवर्नमेंट मशीनरी को नीचे तक ऐसी स्थितियों में कैसे काम करना करीब करीब ट्रेनिंग हो चुकी है। अब हमें प्रोएक्टिव होना जरूरी है। हमें जहां जरूरी हो, और ये मैं आग्रहपूर्वक कहता हूं, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का विकल्प भी किसी भी हालत में ढिलास नहीं लानी चाहिए। इस पर बड़े आग्रह से काम करना चाहिए। जिलों में काम कर रही पैंडेमिक जो रिस्पांस टीम्स को कंटेनमेंट और सर्वेलेंस एसओपीस इसकी रीओरिएंटेशन की आवश्यकता हो, वो भी किया जाना चाहिए। फिर से एक बार 4 घंटे 6 घंटे के लिए बैठ करके चर्चा हो, हर लेवल पे चर्चा हो, सेंसिटाइज भी करेंगे, पुरानी चीजें याद भी करा देंगे और गति भी ला सकते हैं। और इसके साथ ही टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट, इसको लेकर भी हमें उतनी ही गंभीरता की जरूरत है जैसे कि हम पिछले 1 साल से करते आ रहे हैं। हर संक्रमित व्यक्ति के कॉन्टैक्ट को कम से कम समय में ट्रैक करना और आरटी-पीसीआर टेस्ट रेट 70% से ऊपर रखना बहुत अहम है। हम ये भी देख रहे हैं कि कई राज्यों में रैपिड एंटीजन टेस्टिंग पर ही ज्यादा बल दिया जा रहा है और उसी भरोसे गाड़ी चल रही है। जैसे केरल है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, यूपी है। मुझे लगता है कि इसमें बहुत तेजी से बदल की जरूरत है। भाजपा द्वारा संसद में पेश हुए दिल्ली सरकार संशोधन बिल को लेकर एक तरफ जहां कांग्रेस ने इस बिल के विरोध में धरना दिया, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी जंतर मंतर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन बिल को लेकर प्रदर्शन किया। देखिए राष्ट्र प्रथम की इस रिपोर्ट में। केंद्र की भाजपा सरकार ने संसद में अभी 3 दिन पहले एक कानून लेके आए हैं। जनता के चुनाव का कोई मतलब नहीं बचा, जनता की सरकार का कोई मतलब नहीं बचा। जनता ने 70 में से 62 सीट दी, उसका कोई मतलब नहीं बचा। अगर दिल्ली सरकार का मतलब एलजी होगा तो फिर तो जनता के साथ तो धोखा हो गया भाई साहब। दूसरा, इस कानून में लिखा है कि अब सारी फाइलें दिल्ली सरकार की सारी फाइलें एलजी के पास जाया करेंगी। इस तरह से बदमाशी करके दिल्ली के ऊपर राज करना चाहते हैं, जनता का राज खत्म करना चाहते हैं। केंद्र सरकार को अपील करना चाहता हूं कि अभी भी इस कानून को वापस ले लो। अभी ये कानून वापस नहीं हुआ, इस कानून को वापस ले लो। जनता की ताकत को मत छीनो, जनता के साथ धोखा मत करो। 1947 में आजाद हुआ था देश, 75 साल हो गए। आज देश अपनी आजादी के 75 साल मना रहा है। इस 75 साल में तुम यही करोगे, इस 75 साल में यही तोहफा दोगे देश को। ये कानून भारतीय जनता पार्टी इसलिए लाई है क्योंकि केजरीवाल जी फैसला लेते रहे, इनके मंत्री फैसला लेते रहे। ये चाहते हैं कि बिजली महंगी होती रहे, पानी महंगा होता रहे, स्कूल महंगे होते रहे, अस्पताल महंगे होते रहे, और आम आदमी इनके सामने भीख मांगने के लिए खड़ा रहे कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊं कैसे, मैं इलाज कैसे कराऊं, मैं रोजगार कैसे लूं। इसलिए ये बिल्कुल नहीं चाहते साथियों। ये आम आदमी की बढ़ती ताकत को और पूरे देश में आम आदमी के विश्वास को, जो केजरीवाल जी के गवर्नेंस मॉडल में उनका बढ़ रहा है, केजरीवाल जी की राजनीति में उनका बढ़ रहा है, इसको रोकने का कानून है। विधानसभा चुनाव का मंजर याद करो। अमित शाह ने पहले अपने लोकल नेताओं को भेजा अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के लिए, कुछ नहीं हुआ। फिर प्रदेश के नेताओं को भेजा, कुछ नहीं हुआ। देश भर के मुख्यमंत्री बुलाए, कुछ नहीं हुआ। फिर अमित शाह आए, बोले मैं अरविंद केजरीवाल को उखाड़ करके फेंकता हूं। लेकिन दिल्ली वाले हैं। दिल्ली वालों ने कहा अमित शाह जी, ये दिल्ली है, हम मोहब्बत पर विश्वास करते हैं, नफरत की राजनीति यहां नहीं चलेगी। उस जनता ने जब हरा दिया, प्रचंड बहुमत से अरविंद केजरीवाल को जिता दिया, आज उसका बदला लेने के लिए चोर दरवाजे से अमित शाह जी आप कानून बनवा रहे हो। अरे हिम्मत है तो तैयारी करो।
साल बाद 4 साल बचे हैं, 4 साल बाद फिर चुनाव होगा। तुम अपना काम करके दिखाओ, हम अपना काम करके दिखाएं। अगली बार ये 8 सीट नहीं बचेगी, 0 पर पहुंचा देंगे, 0 पर। ये मोदी सरकार बुखला गया है, ये डर रहा है, क्योंकि हमारे केजरीवाल के साथ बहुत पब्लिक है और अभी जुड़ भी रहे हैं, जो काम देख रहे हैं, क्योंकि उनके काम के साथ है। आज दिल्ली की सारी जनता केजरीवाल जी के साथ है। उन्होंने महिलाओं को इतना सम्मान दिया है, वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि बीजेपी सरकार से बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो आ गई है। सीधा सा केजरीवाल सरकार जो चुनी हुई दिल्ली की 2 करोड़ जनता की चुनी हुई जो सरकार है, उसको कमजोर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ यह बिल को सुप्रीम कोर्ट को 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित कर दिया। जब पूरा फैसला हो गया, 3-4 साल तक कोर्ट में तरीके पड़ी, उसका फैसला हो गया कि कोई भी पावर दिल्ली के अंदर कोई भी डिसीजन है वो केजरीवाल जी या दिल्ली का जो मुख्यमंत्री होगा वो उस डिसीजन को लेगा। उस डिसीजन को लेने के बाद अब चूंकि वहाँ पर 2 साल हो गए केजरीवाल जी की सरकार को डिसीजन लेकर दिल्ली के अच्छे कार्य करते हुए, तो मोदी सरकार ने एलजी के थ्रू यह अध्यादेश को लाने की कोशिश करी है। एक जब जनता वोट देती है तो उसका प्यार और उसका अपना मन जुड़ा होता है मुख्यमंत्री के साथ। अगर वो मुख्यमंत्री की सारी शक्तियाँ छीन कर अगर वो 2 करोड़ जनता को एलजी के अधीन करने जा रहे हैं, तो ये एक मुख्यमंत्री का ही अपमान नहीं, बल्कि दिल्ली की 2 करोड़ जनता का अपमान कर रही है भाजपा और केंद्र सरकार, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, हमें ये मालूम है कि जिसके साथ जनता होती है, जीत उसी की होती है। आप देख सकते हैं कि देश में तानाशाही जो है दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और धीरे धीरे हिटलर राज आ रहा है। जो मुद्दे हैं वो मीडिया दिखाई नहीं रही है। मीडिया एक ऐसी चीज़ होती है लोकतंत्र में जो सच्चाई जनता के सामने प्रस्तुत करके उसके बाद जनता फैसला करती है। लोकसभा में पेश हुए दिल्ली सरकार संशोधन बिल को लेकर आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जंतर मंतर पर इस बिल के विरोध में धरना प्रदर्शन किया, जहां दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल चौधरी समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने धरना प्रदर्शन कर इस बिल पर विरोध जताया। तो वहीं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाजपा और आम आदमी पार्टी पर कई सवाल भी खड़े किए। देखिए राष्ट्र सर्वप्रथम की इस रिपोर्ट में। मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। तौर पर लोकतंत्र की हत्या है और ये निरंतर काम जारी है, लेकिन इसका जीता जागता उदाहरण जो है वो दिल्ली के अंदर इस अमेंडमेंट बिल के माध्यम से आप देख सकते हैं। अब दिल्ली के अंदर कोई चुनी सरकार को कोई मतलब नहीं, ना कोई प्रशासनिक निर्णय ले सकते हैं बगैर उपराज्यपाल की इजाजत के। तो इन सरकारों का मतलब क्या है? सीधे तौर पर जो कमान है वो भारत के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री जी के हाथ में रहेगी, यहाँ की लगाम यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। तो सीधे तौर पे कह सकता हूँ लोकतंत्र की हत्या का मामला है और ये निरंतर जारी है। उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी धरने पर। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, लगभग 50 दिन पूर्व भारत की कैबिनेट में दिल्ली इस अमेंडमेंट बिल को जब प्रस्तुत किया गया तो उसको लगभग 50 दिन हो चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री एक शब्द नहीं बोले आज तक। तो प्रश्न उठता है कि अभी तो जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है वही आम आदमी पार्टी की सरकार यानी अरविंद केजरीवाल खुद इससे इफेक्टेड है। तो क्या अरविंद केजरीवाल को देश के गृहमंत्री से समय नहीं मांगना था? देश के प्रधानमंत्री के साथ उनको कोई मीटिंग के लिए समय नहीं मांगना था, जिससे कि अपनी बात कह सके? इसकी आखिर आवश्यकता क्यों ही? एक तालमेल बनना चाहिए था, समझ में बनना चाहिए था। अब तक भी तो काम होता रहा है। शीला जी ने 15 साल यहाँ काम किया है, 15 साल में कभी कोई इस तरह की बात नहीं आई। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की चुप्पी ये दर्शाती है कि उनका जो रिमोट कंट्रोल है वो सीधे तौर पर अमित शाह जी और मोदी के पास है, इसलिए उनकी जुबान पर ताले हैं। अभी भी आप देखें, जब पार्लियामेंट में बिल आया तो एक भी प्रेस वार्ता उनके द्वारा डायरेक्ट नहीं की गई, ना मीडिया को वक्तव्य दिया गया। एक ट्वीट के माध्यम से अपना विरोध दर्ज करते हैं और आज जिस तरह से वो नाटक कर रहे हैं, जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। जब कांग्रेस ने कॉल की है, हम इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तब जाकर के उनकी नींद टूटी, तब जाकर के आज उन्होंने, जो मैंने सुना है आपके माध्यम से, कि वो प्रोटेस्ट करेंगे। कहीं ना कहीं घड़ियाली आंसू बहाने का काम वो लोग कर रहे हैं। धरना सिर्फ दिखावे के लिए नहीं करना है, दिल्ली की जनता के सशक्तिकरण के लिए करना है। देखिए, अरविंद केजरीवाल राजनीति करते हैं ऑप्टिक्स की, वो सिर्फ दिखावे की राजनीति करते हैं।
अगर यही शीला दीक्षित होती तो भाजपा में दम नहीं होता कि इस तरीके का बिल भी पेश हो पाता, क्योंकि एक मुख्यमंत्री दिल्ली का ये कमजोर मुख्यमंत्री है, इसलिए भाजपा के साथ मिलकर पीछे के दरवाजे से साथ रहकर और सामने लड़कर ये दिल्ली की जनता को बेवकूफ समझना चाहते हैं। लेकिन दिल्ली की जनता भ्रमित नहीं होगी। ये अगर हुआ है तो इसमें दोनों की मिली भगत है और हमारे मुख्यमंत्री की कमजोर नीयत है। एक कैबिनेट का नोट लाया जाता है 3 फरवरी को, 15 मार्च को लोकसभा में लाया जाता है। 50 दिन अरविंद केजरीवाल खामोश रहे, राष्ट्रपति से नहीं मिले, प्रधानमंत्री से नहीं मिले, गृह मंत्री से नहीं मिले, सड़कों पर नहीं उतरे, उस सुप्रीम कोर्ट का रुख नहीं किया जिस सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था 2018 3 साल पहले ही किसके क्या अधिकार है। तो मुझे लगता है ये इनका मिला जुला खेल है। आज दिल्ली में जो चुनी हुई सरकारें हैं उनको उनके अधिकारों को खत्म करने की तैयारी में है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। दिल्ली में जब कांग्रेस की सरकार बनी उस टाइम भी अधिकारों की कमी थी, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस की सरकार ने, दिल्ली की मुख्यमंत्री ने केंद्र से लड़कर अधिकारों को लिया और दिल्ली की सरकार के पास पूरी शक्तियां आ गई। लेकिन जो केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, इतना कमजोर मुख्यमंत्री दिल्ली में आज तक कोई बना नहीं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम अभी चलते हैं ब्रेक पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। बिहार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक नीतीश सरकार अब शराब पीने और बेचने वालों पर नकेल कसने में जुटी हुई है, जिसके लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शराब संबंधी शिकायतों के लिए बनाए गए कॉल सेंटर को सुचारू ढंग से चलाएं। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग की समीक्षा बैठक में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने निर्देश देते हुए कहा कि शराब पीने वालों के साथ साथ धंधेबाजों पर भी पूरी तरह से नकेल कसें ताकि शराब के धंधे में लिप्त कोई भी व्यक्ति बच नहीं पाए। साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि मुख्यालय स्तर से लगातार इसकी समीक्षा करते रहें तथा प्रतिदिन जमीनी स्तर पर की जा रही कार्रवाई की रिपोर्ट लें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि शराब के धंधे और शराब पीने वाले लोगों की सूचना देने के लिए बनाए गए कॉल सेंटर को ठीक ढंग से फंक्शनल रखें, शिकायत मिलने पर सख्त और त्वरित कार्रवाई करें। मधेपुरा के जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जल जीवन हरियाली के अंतर्गत कुआं एवं पोखर से संबंधित ऑनलाइन पोर्टल की समीक्षा की गई। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। किशनगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर आदित्य प्रकाश ने तकनीकी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया। बेगूसराय के जिला पदाधिकारी श्री अरविंद कुमार वर्मा ने कार्य संस्कृति की बैठक की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न कार्यालयों में प्राप्त महत्वपूर्ण पत्रों तथा संबंधित मामलों में अनुपालन की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिया। मधुबनी के जिला पदाधिकारी श्री अमित कुमार की अध्यक्षता में जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक की गई। इस मौके पर अपर समाहर्ता, विशेष कार्य पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। जहानाबाद के जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक की संयुक्त अध्यक्षता में जिला अभियोजन समिति की बैठक की गई। इस दौरान संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सिवान के जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक की संयुक्त अध्यक्षता में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों, अंचलाधिकारियों तथा थाना अध्यक्षों के साथ होली के अवसर पर विधि व्यवस्था के संबंध में समीक्षा बैठक की गई। समस्तीपुर के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग से संबंधित समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान सिविल सर्जन, उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी एवं सभी पीएचसी प्रभारी उपस्थित रहे। नवादा के जिला पदाधिकारी श्री यशपाल मीणा की अध्यक्षता में अभियोजन एवं क्रिमिनल वादों में जघन्य अपराधों से संबंधित विधि शाखा की समीक्षा बैठक की गई। इस अवसर पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। बक्सर के जिलाधिकारी श्री अमन समीर की अध्यक्षता में कार्य संस्कृति एवं समन्वय की साप्ताहिक समीक्षा बैठक की गई।
इस दौरान उन्हें सभी विभागों के कार्यालय प्रधान को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। बिहार के दरभंगा में स्थित मां श्यामा काली मंदिर में भजन संध्या के मौके पर बिहार के मंत्री शिवेश कुमार झा शामिल हुए। राष्ट्र प्रथम से देखिए संवाददाता मीर झा की इस रिपोर्ट में। मां अन्नपूर्णा मंदिर पे आयोजित संध्या भजन में बिहार सरकार के मंत्री शिवेश कुमार सम्मिलित हुए और उन्होंने विधिवत रूप से श्यामा माई की पूजा, अन्नपूर्णा माता का पूजा अर्चना किया। माननीय मंत्री का श्यामा संध्या के परिसर में संबोधन अवसर पर इस प्रकार के संबोधन का कोई औचित्य नहीं है। हम समझते हैं कि जो जितने आज आदरणीय जयशंकर झा जी की माता का तीसरा तृतीय वर्षी का आज दिन है और इस अवसर पर जो भजन संध्या उन्होंने रखा है उसमें सभी लोग भाग ले रहे थे। हम तो श्यामा मैया का दर्शन करने ऐसे आ गए। दरभंगा में कार्यक्रम था यूनिवर्सिटी प्रांगण में आत्मनिर्भर बिहार दरभंगा की बात पर, तो उस कार्यक्रम से में सम्मिलित होने के बाद लौटने के क्रम में मैंने कहा माता का दर्शन हो जाए, दरभंगा की बात तो बिना श्यामा माई का अधूरा रह जाएगा। वो हम समझते हैं कि ऐसी माँ जिसने जयशंकर झा जी जैसे पुत्र रत्न को पैदा किया हो और उनको प्रणाम करने का अगर कोई अवसर आए तो उसको चूकना नहीं चाहिए। 5 माँ की बात हुई, हम तो इनको गुरुदेव ही कहते हैं। तो 5 माँ में अपनी माँ, भार्या की माँ, मित्र की पत्नी और गुरु की माँ। जब गुरुदेव कह दिए तो गुरु की माँ तो मातृवत। मैंने कहा कि भाई जब इधर आए हैं तो श्यामा माई को अगर प्रणाम करें और गुरु की माँ को बिना प्रणाम करे अगर यहाँ से चले जाएं तो ये भी अनर्थ हो जाएगा। तो हमसे कोई अनर्थ न हो इसलिए मैं इस दरबार में आया हूँ। उस माँ को प्रणाम करते हुए जिसने जयशंकर झा जी जैसे रत्न को पैदा किया है, मैं उनको प्रणाम करते हुए, आप सभी को प्रणाम करते हुए, मनुष्य रूप में उपस्थित समस्त प्रभु को प्रणाम करते हुए, स्त्री रूप में उपस्थित यहाँ सभी देवियों को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। छब्बीसवें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। तिलक मार्ग दिल्ली पुलिस स्टेशन ने एक कामयाबी हासिल करते हुए 24 घंटों के भीतर शिकायतकर्ता का कीमती सामानों से भरे बैग को बरामद कर लिया। आपको बता दें कि शिकायतकर्ता दीक्षा सिंह, जो कि झांसी उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, वे अपने भाई और दोस्तों के साथ पालिका बाजार से इंडिया गेट तक के लिए ऑटो में बैठी, जहां वे अपना लैपटॉप वाला बैग भूल गई। उस बैग में लैपटॉप के अलावा टैबलेट, एटीएम कार्ड, आधार और पैन कार्ड जैसे जरूरी दस्तावेज थे। शिकायतकर्ता को ऑटो रिक्शा का नंबर भी याद नहीं था। फिर भी दिल्ली पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए ऑटो रिक्शा वाले को पकड़ लिया। तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन एएसआई प्रियंका, जो कि इस केस की जांच कर रही थी, उन्होंने शिकायतकर्ता को सब सामान के साथ बैग लौटा दिया है। I, Diksha Singh, working at Byju's, want to share an experience with Delhi Police. Before few days, I lost my bag in auto, and I filed a complaint in Tilak Marg Police Station. And Delhi Police helped me a lot. After 4 days, I received my all bag through the police station, and that auto one is also caught by them. And especially I want to thank to the Priyanka ma'am, SI at Tilak Marg Police Station and the Delhi Police, and I request to Delhi Police to appreciate her efforts. Thank you Priyanka ma'am. दिल्ली के मादीपुर पुलिस स्टेशन की टीम ने मादीपुर बस स्टैंड के पास से 2 चोरों को धर दबोचा। राहुल और जतिन नाम के ये अपराधी अब तक कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं और इनका पहले से ही आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है। इनके पास से पुलिस ने 2 पल्सर बाइक, 2 मोबाइल फोन और 1 गोल्ड चेन भी बरामद की है। दरअसल एएसआई मांगेराम को एक सूचना मिली थी कि ये अपराधी
चोरी की बाइक पर मादीपुर की ओर जा रहे थे। तभी एसीपी सुदेश रंगा द्वारा गठित टीम का नेतृत्व कर रहे इंस्पेक्टर राम प्रताप अपनी टीम के सहयोगी एसआई शैलेंद्र सिंह, एएसआई मांगे राम, एएसआई विजेंद्र, कांस्टेबल प्रवीण मलिक और कांस्टेबल योगेश के साथ मिलकर इन अपराधियों को पकड़ने में कामयाब हुए। अब वक्त है देश दुनिया की धड़ाधड़ 10 खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के संस्थापक बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को आज उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। देश में कोविड-19 के 28,903 नए मामले, 188 लोगों की मौत। सरकारी बैंकों की 2 दिवसीय हड़ताल समाप्त, यूनियनों ने निजीकरण के खिलाफ दी चेतावनी। राहुल ने देश में लोकतंत्र पर उठाए सवाल, भाजपा ने किया जोरदार पलटवार। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक बार फिर शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। हिमाचल प्रदेश में भाजपा सांसद रामस्वरूप शर्मा की संदिग्ध मौत, दिल्ली आवास में फंदे से लटकी मिली लाश। पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान समुदायों पर फोकस कर रही है बीजेपी, चुपचाप चुनावी तस्वीर बदलने में जुटी। बाजार की सपाट शुरुआत, सेंसेक्स निफ्टी दोनों में आई हल्की तेजी। बटलर के तूफान में उड़ा भारत, इंग्लैंड 8 विकेट से जीता। अभिषेक बच्चन की मोस्ट अवेटेड फिल्म द बिग बुल 8 अप्रैल को होगी रिलीज। राष्ट्र सर्वप्रथम कैसे बनेगा, इस संदर्भ में आप राष्ट्रवासियों का संदेश देना चाहेंगे? राष्ट्र सर्वप्रथम जब हम कहते हैं तो वहाँ हर एक नागरिक का दायित्व है कि वो किस तरह से राष्ट्र को आगे लेके चलता है। जैसा कि भारतवर्ष में हम देख रहे हैं कि युवा वर्ग हमारा बहुत बड़ा प्रतिशत है, करीबन मैं कहूँ तो 50% अगर युवा हैं हम, 60 भी ना कहें तो उनका बहुत बड़ा रोल आता है, जो महत्वपूर्ण योगदान इस तरह से होता है कि कोई भी कार्य वो कर रहे हैं, वो शिक्षण है या कोई प्रोफेशन में है, वहाँ राष्ट्र हित में ही उन्हें सोचना है। आज़ादी से लेकर अब तक भारत ने काफ़ी विकास किया है। भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा, इस संदर्भ में आपका क्या राय है? मेरा ये मानना है कि अगर भारत को विश्व गुरु बनना है तो जो हमारी बौद्धिक, आध्यात्मिक और शिक्षण और हमारे जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, यही एक ऐसा क्षेत्र है, और इनमें सभी में अगर देखा जाए तो विज्ञान का समावेश कर दें तो इसके साथ ही सब पूर्ण हो जाता है। और इन्हीं क्षेत्रों में हमारे यहाँ आबादी बढ़ेगी, लोग पढ़े ज्यादा हैं, शिक्षित ज्यादा हैं, रोजगार के अवसर कम है। परंतु मैं ये नहीं कहूंगा कि विश्व गुरु बनने के लिए सिर्फ सीमित क्षेत्र हैं जहां पे हमें अग्रणी रहना है। हमें उन सारे क्षेत्रों में जाना है जहां पे हमें विश्व के अन्य लोगों को ये बताना है कि भारत की धरोहर क्या थी, तो उसे हमें अपनाना पड़ेगा और इसका प्रचार और प्रसार दोनों करना पड़ेगा बड़े अच्छे ढंग से, तभी जाके हम विश्व गुरु में कहलाएंगे। राष्ट्र सर्वप्रथम बनने में भ्रष्टाचार कितना बाधक है, इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? अगर मैं कहूं कि लाइन से न लगकर, लीक से हटकर कोई चीज अपने जल्दी अपने स्वार्थ के हिसाब से हम सोचते हैं, तब भ्रष्टाचार की जननी वहीं से शुरू हो जाती है। और वहीं से सारे लेवल पे, आप चाहे वो म्युनिसिपल लेवल कहें, सिविल लेवल कहें या स्टेट लेवल कहें या राष्ट्र लेवल, सभी जगह भ्रष्टाचार तब शुरू हो जाता है जब हम स्वयं उसमें लिप्त होकर अपने स्वार्थ के लिए लग जाते हैं, और यही सारी चीजें गड़बड़ा जाती हैं। देखना यह है कि जब हम अगर एक भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं तो उसके कैस्केडिंग इफेक्ट होती हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार से आप क्या चाहते हैं कि राष्ट्र प्रथम बनने में वे अपना क्या योगदान दें? केंद्र के जितने भी जो मैं कहूं जो स्कीम है या जो भी व्यवस्थाएं हैं, साथ ही राज्य सरकारें हैं, ये देखें कि किस राज्य से, अगर हम देखें हमारे पूरे राज्य में हर एक राज्य की कुछ न कुछ खासियत है, तो ऐसी चीजें तभी हो सकती है जब सभी राज्य
या केंद्र सरकार अपने सीमित ढंग से कर सकती है, बट राज्यों को इसमें बहुत अग्रणी रहना पड़ेगा। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आज हम आपसे यही विदा लेते हैं और हम आपसे मिलते हैं नए सवालों के साथ। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।